Namaskar. How are you? How is Prayagraj? Thank you for this wonderful welcome. Thank you for this love and affection. ये शहर मेरी फैमिली का घर यहां होता था, तो यहां आकर मुझे बहुत खुशी होती है। ये नॉलेज का सेंटर भी हुआ करता था। एक ऐसा टाइम था when Allahabad University was one of the best universities in the country. This evening, आज शाम मैं आपसे दर्द, डेटा और दौलत की बात करना चाहता हूं। आपका दर्द, आपका डेटा, मगर आपका धन नहीं, जो आपका होना चाहिए, उनका धन। इन तीन चीजों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये आप हो, आप भारत की शक्ति हो, भारत की शान हो, भारत की स्ट्रेंथ हो। और जब मैं कहता हूं आप भारत की शक्ति हो, भारत की स्ट्रेंथ हो, मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर हिंदुस्तान के नागरिक, हर यूथ की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। आप सब में इंटेलिजेंस है, इमेजिनेशन है, कैपेसिटी है, और अगर ये देश आगे बढ़ेगा तो आपके बल पे, आपकी स्ट्रेंथ पे इस देश का फ्यूचर बनेगा। हिंदुस्तान के पास सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा यूथ का पॉपुलेशन है। 40 करोड़ युवा, आप जैसे युवा, एनर्जेटिक युवा इस देश में रहते हैं। ये इस देश की स्ट्रेंथ है। चाइना की बात होती है, अमेरिका की बात होती है, रशिया की बात होती है, इंडिया के यूथ के सामने, इंडिया के यूथ पोटेंशियल के सामने ये सब लोग कुछ नहीं है। 21वीं सदी में एक और चीज हुई है। 21वीं सदी में अगर देश प्रगति करता है तो दो चीजों के बल पे करता है। यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो। हिंदुस्तान के पास यूथ है और सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हिंदुस्तान में है। 1 गीगाबाइट डेटा प्रति भारतीय प्रतिदिन इस्तेमाल करता है। और प्रगति होगी, फ्यूचर होगा तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा। युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st सेंचुरी इकोनॉमी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मीडिया में एआई की बात होती है। एवरीबॉडी स्पीक्स अबाउट एआई, बट आई वांट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर, एंड ये आपको समझना चाहिए। आपके डेटा के बिना एआई का कोई मतलब नहीं है। अगर एआई बनता है तो आपके डेटा के बेसिस पे बनता है। 20वीं सदी में पेट्रोल और पेट्रोल इंजन देश को बनाता था। अगर 20वीं सदी में मैं आपके पास आता और आपसे कहता, देखिए मैं आपको पेट्रोल इंजन दे रहा हूं, मगर आपको पेट्रोल नहीं दूंगा, आप मुझे कहते
इस पेट्रोल इंजन से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। वैसे ही 21वीं सदी में डेटा से ही एआई बनता है। डेटा से आप एआई बना सकते हो, मगर एआई से आप डेटा पैदा नहीं कर सकते हो। और ये डेटा हिंदुस्तान का है और आपका है। आप इसको क्रिएट करते हो, ये आप बनाते हो, ये आपका इमेजिनेशन है, ये हिंदुस्तान की पूंजी है, स्ट्रेंथ है, एसेट है। मगर भाई और बहनों, डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। ये आप देखिए, आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। भविष्य की बात करें, आप एजुकेशन लेते हो, लाखों करोड़ रुपए आपके परिवारों से लिया जाता है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आप पढ़ाई करते हो, आपके परिवारों से, आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं, और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हां, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है। जहां तक डेटा की बात है, आपका डेटा छीन लिया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज को, जियो को, अदानी को, फेसबुक, गूगल को आपका डेटा दिया जाता है और आपको फंसाया जाता है। आपको कहा जाता है जितनी भी आपको रील्स देखनी है, जितने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं, जितना आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, आप बनाओ। भाई और बहनों, ये 21वीं सदी का नशा है। ये 21वीं सदी का नशा है। और फिर आपसे कहा जाता है कि ब्लिंकिट में काम करो, ऊबर में काम करो, मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, रोजगार नहीं मिल सकता इस हिंदुस्तान में। आइए एक युवा की आवाज सुने। ये जो बोलेंगे, ये आप सबके दिल में है। ये जो सवाल उठा रहे हैं, हिंदुस्तान का हर एक युवा यही सवाल पूछ रहा है, उठा रहा है। होता हम भी सीट खरीद लेते। आज मैं ब्लिंकिट में काम करता हूँ 10 घंटा, उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूँ। इंडियन आर्मी का एग्जाम दिया, 1 नंबर से मैं बच गया। सीट खरीदता, मैं ब्लिंकिट में काम नहीं करता। ये कह रहा है कि शिक्षा लेने के लिए मुझे ब्लिंकिट में बंधुआ मजदूर जैसे काम करना पड़ा, और उसके बाद मजदूरी करने के बाद, 21वीं सदी की मजदूरी करने के बाद पेपर लीक होता है, और कोई अमीर बच्चा, अमीर परिवार पेपर खरीद के मेरे फ्यूचर को खत्म करता है। आइए, वेलकम। कैसे हैं आप? नाम क्या आपका? मेरा नाम सर अजय राघव है। अविनाश और अजय। हाँ। आइए, अविनाश और अजय दोनों स्टूडेंट्स हैं, इनसे थोड़ा सुनते हैं, इनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, बताइए। सर मैं यूपीएसआई एस्पिरेंट हूँ। तो पास पकड़ते। सर मैं यूपीएसआई एस्पिरेंट हूँ, और उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई की भर्ती 5 साल के बाद आती है। 2020-21 यूपीएसआई की भर्ती 2020-21 में आई थी। इससे पहले तो उसमें व्यापक स्तर पर घोटाला हुआ था। मैं मानता हूं इस चीज को कि वो भारत की एग्जामिनेशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा घोटाला था।
उसमें सैकड़ों FIR दर्ज हुई, 350 से ज़्यादा फेक एलिमेंट डमी कैंडिडेट पकड़े गए। हमने सैकड़ों इनको प्रूफ दिए, लेकिन इन्होंने भर्ती को पूरा कर दिया। सर, मेरा दरोगा बनना एक सपना था। मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने नई भर्ती की आस में और फिर से पढ़ना शुरू कर दिया, और मुझे पढ़ते पढ़ते 4 साल गुजर गए। सर, 2025 में फिर UPSI की भर्ती आई, और ये चीज़ें 2025 में भी देखने के लिए मिली। सर, UPSI के अंदर स्कोर कार्ड तक रिलीज नहीं करते हैं। मैंने परीक्षा दी है, मुझे ये नहीं पता चल पाता है कि मेरे रॉ मार्क्स कितने हैं और मेरे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितने हैं, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाते हैं, ये तक नहीं बताते हैं कि कौन सा नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला इन्होंने यूज किया है। जो UPP RPB जो पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति भर्ती बोर्ड है सर, ये अकाउंटेबिलिटी इसकी फिक्स करने वाला कोई नहीं है। हमने तमाम प्रयास कर लिए, जनता दरबार चला गया, मैं इनके कैबिनेट मंत्रियों को ज्ञापन दे लिए, उल्टा इन्होंने मेरे को पकड़ के जेल में डाल दिया। मेरा गुनाह अपराध सिर्फ इतना था कि मैं इनके जनता दरबार योगी जी से मिलने चला गया। सर, ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला नहीं बताते हैं, ये खुद तय करते हैं कि किस अभ्यर्थी के मतलब मार्क्स बढ़ा करके अंदर लेना है और किस अभ्यर्थी को बाहर करना है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का भर्ती बोर्ड तय करता है। इनको क्या दिक्कत है? अगर ये फेयर भर्ती कराते हैं तो इनको नॉर्मलाइजेशन देना चाहिए। सर, मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो नॉर्मलाइजेशन है ये पेपर लीक से ही बड़ा स्कैम है, क्योंकि इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने वाला नहीं है। ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जारी नहीं करते हैं, ये शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन डेटा नहीं देते हैं, इनको खुली छूट मिली हुई है। मेरा नाम अविनाश है, मैं इन्हीं छात्रों में से कोई एक जरूर हूं। चूंकि मैं ये कह सकता हूं सर कि मैंने अपनी तैयारी 2018 में शिक्षक भर्ती के लिए की थी। 2018 से आज तक मैं उसी की तैयारी कर रहा हूं। क्यों? सरकार के पास जगह खाली है, फिर भी वैकेंसियां नहीं दी जा रही हैं। उसके बाद ये होता क्यों है सर? ये सरकार की मानामानी है। इसमें सरकार अगर चाहे बच्चों से कि वैकेंसियां दे, प्रॉपर तरीके से चलती रहे। हम लोग ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं एक डिमांड कर रहे हैं। 2018 से लेकर आज तक कई सारे धरना प्रदर्शन, कई सारे ज्ञापन ये दिए हैं। उसके बाद दूसरा मुद्दा ये कि 2022 से ही मैं यूपी पेट की तैयारी UPSSC आयोग से करता हूं। UPSSC आयोग 2022 से मैं तैयारी कर रहा हूं, और उसकी भर्तियां आज भी ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूं कि कम से कम 9 से 10 वैकेंसियां आज तक क्लियर नहीं हुई है, और उसमें से बहुत सारी वैकेंसियां जिसके लिए हम लोगों ने लाठी खाई, ज्ञापन दिया, लोगों से जाके मिले कि हमारी दर्द, हमारे दुख को समझा जाए, लेकिन आज तक सरकार के कान में ये बात पहुंची नहीं है। इसमें से बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो उस चीज से पीड़ा में ग्रसित हैं। और बताइए। और सर ये है कि देखिए, हमारी कुछ मांगे हैं, आपसे भी है, सरकार से भी है, कि ये जो जितनी वैकेंसियां हैं उसका एक प्रॉपर कैलेंडर तैयार कर दें। आप चुनाव कराते हैं, 3 महीने में रिजल्ट देते हैं, आप हमारा रिजल्ट 5 साल में नहीं दे पा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी वैकेंसियों का UPSSC स्पेशली कोई स्कोर कार्ड नहीं जारी करता है मेंस का। अगर उनको कुछ भी करना होगा वो रोल नंबर दे देंगे। मतलब अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जी एग्जैक्टली यही चीज है। आपने लाखों रुपए लगाए होंगे पढ़ाई में। जी सर, 2018 से आज तक। हाँ जी। और आपका एक्सपेक्टेशन था कि इस पैसे से, शिक्षा से आप आगे बढ़ पाओगे। जी सर, एग्जैक्टली। अब आपको क्या लग रहा है? अब क्या आपका अब प्लान क्या है? सर, अब प्लान ये है कि हम भर्तियों का इंतजार करते हैं, क्या पता अगली पंचवर्षीय भी बीत जाए, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। और फिर 3-4 बार एग्जाम करते हो, बीच में पेपर लीक हो जाता है। सर ये इशू तो बहुत सारे हैं। अभी एक UPSC का था, RO का, मैं खुद उसका अभ्यर्थी था। एक बार पेपर हुआ, दोबारा पेपर लीक हो गया था, फिर उसके बाद दोबारा हुआ वो पेपर। लेकिन वो जो हमारा टाइम गया वो हमें कौन देगा? बिल्कुल, जो हमारा टाइम गया, हमारा पैसा। जब आपका पेपर लीक हुआ, आपको क्या फीलिंग आई? अंदर क्या लगा आपको, यार ये क्या हुआ, क्या करें, क्या? मतलब ये होता है ना सर, कभी कभी एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ, उस 10 बाई 10 के कमरे में कभी आप बैठ के सोचिए कि अगर हमारा पेपर लीक हो गया, हम किससे बात करें अपनी?
किसको अपना मुंह दिखाएं कि यार अब मेरा इस बार नहीं हुआ, पेपर लीक हो गया, मैं किससे जाके कहूँ? और सालों आपने मेहनत की, घंटों आपने मेहनत की, और 1 सेकंड में पूरा खत्म हो जी जाता है। सर, एग्जैक्टली यही चीजें होती हैं। और ये जो दुख दर्द है, ये मैं नहीं हूं, ये इसमें ये से सब है। लगभग जितने लाखों खड़े करोड़ों युवा हैं सब लाखों करोड़ों युवा हैं सर। आप हिंदुस्तान के शिक्षा के सिस्टम में बिलीव करते हो? सर प्रेजेंट टाइम में तो बिलीव हमारा नहीं है। नहीं है। नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है। रीजन, अगर आज 2018 से मैं अब बेरोजगार टहल रहा हूं, कोई स्किल हमें दे दिए होते 2018-17 में, तो मैं कहीं प्राइवेट, फिर सेकेंडरी, इस प्रयागराज में या इस आसपास के इलाकों में हमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ऐसे कोई मतलब रिसोर्सेज नहीं है कि मैं प्राइवेट काम कर सकूं, और काम करूं तो वो डेली वेजेस के हिसाब से बहुत कम हो जाएगा। ये आपका क्या है? ये टैटू क्या है? मेरा नाम है अच्छा, अविनाश। आपका नाम है, ठीक है। थैंक यू अविनाश। और कुछ कहना चाहते हो? सर, उत्तर प्रदेश में ये पेपर लीक लगातार चल रहे हैं। जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार में आए हैं, तब से मैं उंगलियों पे गिना सकता हूं सर। 2017 दरोगा भर्ती पेपर लीक, उसके बाद यूपी कांस्टेबल 2018 पेपर लीक, उसके बाद 2020-21 की यूपीएसआई भर्ती पेपर लीक, और 2022 का लेखपाल भर्ती पेपर लीक, और 2023 में आरओ एआरओ वो भी पेपर लीक, 2023 का कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक, और ये स्कोर कार्ड नॉर्मलाइजेशन की धांधली वर्तमान में चल रही है। सर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यूथ की आवाज़ उठा रहे हैं लगातार, और मैं सर आपसे आशा की उम्मीद के साथ देख रहा हूं, आप इसी तरह हम यूथों की आवाज़ उठाते रहिए। हम आपके साथ पूरी तरीके से, ये जितना भी यहाँ पर स्टूडेंट दिख रहा है, ये सब आपके साथ है, सिर्फ आपके लिए आया है सर। थैंक यू, थैंक यू। तो आपने सुनी उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स की आवाज। अब प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम है कि आप पढ़ाई करते हो, पैसा डालते हो, मेहनत करते हो, मगर रोजगार के सारे दरवाजे हिंदुस्तान में बंद पड़े हुए हैं। एक दरवाजा खुला नहीं है। दरवाजे कौन से हैं? पहला दरवाजा मैन्युफैक्चरिंग का। आज दुनिया में आपको मेड इन चाइना दिखेगा, मेड इन वियतनाम दिखेगा, मेड इन बांग्लादेश दिखेगा, मगर मेड इन इंडिया नहीं दिखेगा। इसका कारण है नोटबंदी और गलत जीएसटी ने हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को खत्म कर दिया है। जो छोटे व्यापारी रोजगार दिलवाते थे, जो पहले हिंदुस्तान में होता था, लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग जो होती थी, वो सारा का सारा खत्म हो गया है। पहला दरवाजा बंद। दूसरा दरवाजा एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसको स्टार्टअप इंडिया कहा गया। स्टार्टअप इंडिया में सबसे जरूरी चीज आप जैसे स्टूडेंट्स को बैंक लोन, छोटे बिजनेसेस को बैंक लोन, फाइनेंशियल सपोर्ट। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के बैंक्स आप जैसे स्टूडेंट्स को 1 रुपया कभी नहीं देंगे। अंबानी अदानी को लाखों करोड़ रुपए देंगे, मगर आपको 1 रुपया नहीं देंगे। 90% स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज जो हैं, उनको बैंक लोन नहीं मिलता है। एंटरप्रेन्योरशिप का दरवाजा बंद है। तीसरा दरवाजा, जिसको हम कहते हैं सरकारी नौकरी का, जिसमें आप पेपर लीक का सामना करते हो, उस दरवाजे में भाइयों और बहनों 150 में से एक युवा निकलता है। अगर 150 युवा एग्जाम लेते हैं, सरकारी नौकरी ढूंढते हैं, एक युवा उसमें से निकलता है। पब्लिक सेक्टर, जो पहले 10 साल पहले 14 लाख युवाओं को यह रोजगार देता था, भाइयों और बहनों, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। पब्लिक स्कूल्स बंद कर दिए, पब्लिक अस्पताल बंद कर दिए, नवरत्न उठा के बेच दिए, बीएसएनएल बेच दिया, ऐसी कंपनियां बेच दी,
पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, सारा का सारा अदानी जी को पकड़ा दिया, इसीलिए पब्लिक सेक्टर बंद है। और आखिरी होप जो आपका था, कॉर्पोरेट जॉब्स, आईटी, बैक ऑफिस, ट्रांसक्रिप्शन, सॉफ्टवेयर, जिसमें पहले हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिलता था, वो दरवाजा भी भाइयों और बहनों आपके डेटा का प्रयोग करके एआई से ये भी दरवाजा बंद किया जा रहा है। तो सच्चाई है कि पांचों दरवाजे आपके लिए बंद हैं और इसीलिए आपको भयंकर दर्द हो रहा है। भाइयों और बहनों, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। यह सिस्टम क्या है और यह सिस्टम को कौन चलाता है? भाइयों और बहनों, डेटा आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी। दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी। यह सिस्टम है। अंबेडकर जी ने कहा था सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। ये देखिए, ये है इकोनॉमिक, पैसा, अदानी। इनकी आमदनी 10 साल में 30 गुना बढ़ी है। ये पहले ग्लोबल रिच लिस्ट में 600 नंबर पे हुआ करते थे, 10 साल के अंदर ये दूसरे नंबर पे पहुंच गए। ये पूरे सिस्टम को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। बीच में पॉलिटिकल, मोदी जी, अमित शाह जी। बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में, आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है। 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस। नरेंद्र मोदी जी आपका ध्यान भटकाते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम चलाते हैं। वोट चोरी होती है, वोटर लिस्ट में ब्राजील की औरतें आती है। और तीसरा, आपके सोच पर कंट्रोल, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया गया है, आरएसएस के वाइस चांसलर्स बैठा के हर संस्था में प्रचारक, ब्यूरोक्रेसी में प्रचारक, फोर्सेस में प्रचारक, मीडिया में प्रचारक, जुडिशरी में प्रचारक, पैरामिलिट्री में प्रचारक, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रचारक। सोच को कंट्रोल करने का तरीका यह है सिस्टम। भाई और बहनों, मोहन भगवत, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और अदानी जी, इस सिस्टम ने रोजगार खत्म किया, इस सिस्टम ने यूनिवर्सिटीज को कैप्चर किया, इस सिस्टम ने आप पर आक्रमण किया है। मगर इस अंधेरे में आप लोगों ने लाइट जला दी। ये देखिए, इस अंधेरे में आपने वो करा जो आपके माता पिता नहीं कर पाए। वो अपने डर का सामना नहीं कर पाए, मगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के युवाओं ने अपने डर का सामना किया और देश को बदल दिया। आपने अपनी आवाज रखी, नफरत के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ आपने अपनी आवाज रखी। आइए हम आपकी आवाज सुने। नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार। और मैं पटना यूनिवर्सिटी से हूँ। नमस्कार। आप? मेरा नाम हिमांशु कुमार हुआ। हिमांशु जी जी जी। शिफत फैज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी LLB। नमस्कार सर, मेरा नाम कुणाल पांडे, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। शाबाश, वेलकम आप सबका। मैं आपसे आज, अभी मैंने कहा कि अंधेरे में आप लोगों ने लाइट दिखा दी, अंधेरे में आप लोगों ने टॉर्च दिखा दी और आपने प्यार से किया, मोहब्बत से किया, नफरत से नहीं किया, क्रोध से नहीं किया, हिंसा से नहीं किया। तो ये पूरी भीड़ आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहती है। आपने क्या सहा,
आपने क्या किया, थोड़ा बताइए, एक एक करके बताइए। साथियों, जो 22 जुलाई को पटना में बिहार बंद का कॉल था, हम लोग राजभवन मार्च कर रहे थे और वहाँ एक चीज़ हमें एहसास हुआ कि पुलिस ऐसे मौके की तलाश में थी कि वो हम पे लाठी भी चार्ज कर ले, उन पे इल्जाम ना हो। जब हम राजभवन से थोड़ी देर पहले पहुंचे, वहाँ पे पुलिस वाले थे बिना बैच के, और लाठी की जगह पे वो बैम्बू लिए हुए थे। उनसे जब पूछा गया आपका बैच कहाँ है, तो वहाँ से अधिकारी पूछते हैं कि आप कौन हो पूछने वाले। मैं बताता हूँ तो कहते हैं इससे क्या होगा। हमने कहा सर इतने बच्चे मरे, उनका जवाब कौन देगा। कहते वो तो चले गए, अब क्या तुम भी जाना चाहते हो। मैंने कहा सर वो तो चला गया, लेकिन अब बदलने का वक्त आ गया, क्योंकि अब नहीं बदलेगा सर, कभी नहीं बदलेगा। हम छात्र युवा देश के भविष्य हैं। उसके बाद वो वाटर कैनन चलाने लगते हैं, जिससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद वो लाठी चार्ज करते हैं, जिससे उनका टारगेट था या सर पे मारो या पैर में। उन्होंने मेरे पैर पे बहुत मारा, मैं गिर गया। उसके बाद वो लाठी चार्ज करने लगे, स्टोन चलाने लगे, आंसू गैस। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब मैं गिर गया उसके बाद जो डीएसपी हैं वो आके दोबारा मेरे पेट पे मारती, जबकि मेरा लेग डैमेज था। कुछ छात्र मुझे वहां से उठा के ले जाते हैं, साइड रखते हैं। पुलिस वाले आगे कहते हैं ये छात्र थोड़े है, इसको तो जेल भेजना चाहिए। इवन वो एम्बुलेंस नहीं आने देते हैं। मुझे 3 इडियट की मूवी की तरह स्कूटी पे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ। जैसे सर मैंने बताया कि वो एम्बुलेंस तक नहीं आने देते हैं। हमें 3 इडियट के स्कूटी की तरह मुझे स्कूटी पे हॉस्पिटल ले जाया गया है। और नेक्स्ट डे जब फिर मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, मुझे डिटेन किया जाता है। मेरे पैर में बैंडेज लगा था, 15 घंटा मुझे थाने में बंद करके रखा गया। और जितने फोटो थे सबसे मुझे मिलाया गया, नाम पूछा गया। जब मैं नाम बताया तो इंचार्ज कहती है इसको तो मुझे लगता है कहीं देखा है। मैंने कहा मैम मैं नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, मेरे ऊपर एक भी FIR नहीं है। तो कह रही वो तो मैं देख लूंगा। धमके दिए जाते हैं उन्हें हमें। मैं ये बता दूं कि जब हमें PR बॉन्ड साइन करवाया गया, उसके बाद हमारे एड्रेस पे डिटेन करने के लिए छापे पड़ रहे हैं। हम छात्र हैं, देश के भविष्य हैं, और आज आप हमारे पर अत्याचार कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, हमें तो नौकरी चाहिए। हम पहले नौकरी के लिए आंदोलन करें, फिर एग्जाम के लिए आंदोलन करें, फिर रिजल्ट के लिए आंदोलन करें, और फिर पेपर लिखे उसके लिए आंदोलन। हम छात्र हैं, ये आंदोलन जीवी है। हम छात्र हैं, और आप हमसे वोट लेते हैं तो सर कहते हैं, भैया भैया कहते हैं। आज हमें कहते हैं कि हम कॉकरोच हैं। सर हम देश के एजेंजी हैं, और आज आपका सत्ता है, कल हम पलट भी सकते हैं। लेकिन ये गलतफहमी मत रहिएगा मोदी जी, हम बिहारी हैं, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं, आप मुझे जितने धमके देते, मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आता हूं, और ये लड़ाई के लिए कल भी मुझे लड़ने पड़ी तो मैं देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन छात्रों के हक के लिए हमेशा लड़ते रहूंगा। क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने कहा है ना कि अगर सड़कें सुनी होगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो सर आप जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, हमारा जवाब है कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया, देखेंगे। ठीक है, शाबाश। सर मैं मतलब कि मेरे बीएड हमारी मम्मी करवाई थी जमीन बेचकर। 4 साल से वैकेंसी अभी तक नहीं आई है सर। जब आंदोलन करने जा रहा हूँ तो सर मतलब कि सम्राट चौधरी का गुंडा जो कि पुलिस जो हम लोग को लाठी से मारती है और जेल भेजती है। सर जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो डिटेन कर लिया जाता है। उसके बाद मतलब कि कुछ भैया को जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद मतलब कि हम लोग जब स्टेट क्वालिफाइड। रिलैक्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में हो अपने, खुल के बोलो, टेंशन मत लो। ये जब मैं पहली बार ऐसे बोला था मैं भी नर्वस था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुल के बोलो। सर मैं मतलब स्टेट क्वालिफाइड, स्टेट क्वालिफाइड, PG BEd करके आया हूँ, फिर भी 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है सर। जब मतलब कि आंदोलन 4, 5, 6 साल से मैं पटना में रहकर पढ़ाई करता हूँ, किसान का बेटा हूँ सर। ये महीना का 10 से 15 हज़ार रुपये खर्चा होता है सर, कहाँ से मम्मी देगी। अब मम्मी टेंशन में चली जाती है। मेरे पास 2 ऑप्शन है सर, या चाय का दुकान खोलूंगा या सुसाइड करूंगा सर, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सर मेरे पास। सुसाइड आपका ऑप्शन नहीं हो सकता ब्रदर। मेरे पास PG BEd इतना स्टेट क्वालिफाइड होने के बाद 20,000 का नौकरी भी नहीं मिलेगा सर पूरा इंडिया में। उसके बाद मैं सर जब मतलब कि मम्मी मतलब कि सुनती है कि आंदोलन में गया है तो मम्मी को पानी चढ़ने लगता है सर टेंशन से। उसके बाद सर मतलब हमारे एक मंत्री हैं बिहार के, अशोक चौधरी नाम है सर, वो 56 साल के होकर वो प्रोफेसर बने हैं सर, जो कि नीतीश कुमार के राइट हैंड है सर। वो कैसे बन गए सर, बिना बिठाओ तो इंटरव्यू का कैसे बने सर, एक सीट खा गया सर ये मतलब युवा का। अच्छा आपके फैमिली ने कर्ज लिया?
सर जमीन बेच के मतलब बीएड किया हूँ सर। सोच लीजिए कि हम किस लेवल के हैं फैमिली सर। अभी तक 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है सर। सोचिए हर महीना सर हम मतलब वैकेंसी डेट निकाला जाता है, लेकिन निकाला मतलब कि वो निकलता नहीं है सर। आज भी सितंबर में एग्जाम का डेट दिया हुआ है, अभी तक फॉर्म नहीं आया है सर। फिर आंदोलन करूंगा, फिर थाना में जमा होऊंगा, लेकिन डरूंगा नहीं सर इस सम्राट चौधरी के गुंडा से। शाबाश, शाबाश, बहुत अच्छा बोले। ग्रीटिंग्स टू ऑल, मेरा नाम शिफत फैज है और मैं थोड़ा पास से पकड़ा। ग्रीटिंग्स टू ऑल, मेरा नाम शिफत फैज है और मैं फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट हूँ पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की, इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड। जब 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस और गवर्नमेंट के थ्रू स्टूडेंट पर ब्रूटली मारा पीटा गया, उन पर वाटर कैनाल्स फेंके गए, उन पर टीयर गैसेस चार्ज किए गए, उसके खिलाफ 22 जुलाई को पटना में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट का कॉल दिया। वहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हुए और पीसफुल प्रोटेस्ट उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन फिर बिहार पुलिस और बिहार सरकार ने स्टूडेंट के साथ फिर से ब्रूटली ट्रीट किया, उन्हें मारा और रातों रात उनके घर से उन्हें डिटेन कर लिया जाता है बिना इस जानकारी के कि वो कौन से पुलिस स्टेशन में है और वो कौन से किस थाने में है। इन सब हमने 23 जुलाई को पेपर लीक के खिलाफ, स्टूडेंट ब्रूटैलिटी के खिलाफ और बिना अनलॉफुल वे में डिटेन होने के खिलाफ एक प्रोटेस्ट रखा अपने यूनिवर्सिटी के कैंपस में। लेकिन हमारे प्रोटेस्ट स्टार्ट करने से पहले ही वहाँ पर पुलिस, सीआरपीएफ और एसडीएम मौजूद थे। सर हम छात्र हैं और हमें एज अ वाइस प्रेसिडेंट मुझे यूनिवर्सिटी के गेट से घुसने नहीं दिया जा रहा था। फिर भी क्योंकि मेरा वो प्रोटेस्ट था, हम लीड करने के लिए जैसे तैसे घुसे। हमारे कुछ फेलोज जो प्रोटेस्ट ज्वाइन करने आ ही रहे थे, उन्हें पुलिस गेट से ही भगा देती है और कुछ फेलोज को लाठी चार्ज कर डिटेन कर लेती है बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के। उनका सर 10 से 12 घंटा फूटा रहता है पुलिस स्टेशन पे। लेकिन डोंट वरी, रिलैक्स। लेकिन उस रात हमें छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगले सुबह से बिहार की सड़कों पे जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं भी कर रहे थे उन्हें उठा लिया जाता है लाइब्रेरी से, उनके घर से, बिना किसी पुलिस वारंट को। और 25 जुलाई को शिवान में एक 47 फायर किया जाता है, उसमें एक स्टूडेंट की मौत हो जाती है और एक स्टूडेंट हॉस्पिटलाइज रहता है। क्या इसके खिलाफ बिहार सरकार ने अपनी एक आवाज़ नहीं उठाई, ना ही एक बात रखी? खैर, आप सब जानते हैं कि बुराई का अंत होता है और हमारी जीत हुई। 25 जुलाई को जब आप लोग धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की खुशी मना रहे थे, तब बिहार के छात्रों में अलग सा डर और भय मौजूद था। उन्हें कहीं से भी कभी भी अरेस्ट कर डिटेन कर लिया जाता और उन्हें किस पुलिस स्टेशन में भेजा जाता, इसका कोई अता पता नहीं है। चलिए अब हम बिहार के महिला शिक्षा व्यवस्था पर बात करते हैं। जब एक बिहार की लड़की अपने पढ़ाई के लिए लड़ती है तो सबसे पहला लड़ाई उसके घर वाले से होता है। वो जैसे तैसे घर से निकल तो जाती है, फिर बिहार सरकार वैकेंसी नहीं निकालती है, फिर उसके लिए वो प्रोटेस्ट करती है, वैकेंसी निकालती है, फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर उसके लिए वो प्रोटेस्ट करती है, उसी दौरान उन्हें मारा जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। हम स्टूडेंट हैं, कोई प्रोटेस्टर नहीं है, और फिर बिहार सरकार इसी चक्रव्यूह में हमें छोड़ देती है। खैर, यही है हमारे बिहार का शिक्षा व्यवस्था। और सर, हमारा गवर्नमेंट से यही अपील है कि अगर आपको लगता है कि हम आपकी डिटेन और अरेस्ट से डर जाएंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। और सर, कल को अगर आप गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी बने तो हमें ये एक्सपेक्ट है कि जैसे आप आज स्टूडेंट्स के खिलाफ, स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, वैसे कल भी खड़े रहे। बिल्कुल सर, आपसे यही उम्मीद है। थैंक यू, शाबाश। सर, सबसे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय और पूर्वांचल के हमारे हजारों छात्रों की तरफ से आपको धन्यवाद सर। और सर, मैं सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय लॉ फैकल्टी का छात्र हूँ सर, और हमारे यहाँ समस्याओं का अंबार लगा पड़ा है सर। हमारे लॉ फैकल्टी में सर जो लाइब्रेरी है उसमें सर पूरी पानी आती, मतलब बाढ़ आता है सर, और जब लाइब्रेरी बंद कर दी जाती है, जब हम लोग पूछते हैं
कि सर लाइब्रेरी बंद क्यों, तो कहते हैं उसमें करंट का पानी दौड़ता है, बेटा आप बाहर रहो। मतलब सर हमारा बुक जो आता है सर वो हज़ारों की आती है, हम लोग सर पूरी बरसात सीजन में सर हम लोग उस बुक को एक्सेस नहीं कर सकते हैं सर। और हमारे साथी जो सर प्रोटेस्ट पे बैठे हुए पिछले 1 महीने से सर, तो उन्होंने जब उनकी सर बहुत बेसिक मांगे है सर, जो एक ह्यूमन के लिए सर जो चाहिए सर, उनको सर प्रॉपर सैनिटेशन के लिए सर जो प्रॉपर वॉशरूम साफ पानी चाहिए छात्र संघ के लिए, और उन्होंने 400% सर फीस वृद्धि किया है सर। यहाँ हमारे पूर्वांचल के हजारों साथी हैं सर, उनसे पूछिए, उनके बिल्कुल सर 400% सर इका बैग, उनसे पूछिए सर हमारे घर के सर जो मैक्सिमम इनकम होती है सर 70% से ज़्यादा लोगों के पास वो 8,000 रुपये है सर। और हमारे जो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ और फीस है सर वो 30-30 हज़ार रुपये कर दी गई है, पूरे देश भर में सबसे महंगी सर, सबसे महंगी। इवन उनको जो हमारे जो संघ के आका ऊपर के बैठे हुए सर, उनका कार्यक्रम विश्वविद्यालय में होगा, लेकिन हम बच्चे अगर जा करके कहें कि मैम, या फिर हमारे जो DSW सर है उनसे कहें कि हमारा डिबेटिंग सोसाइटी है, कुछ कल्चर है, आप एक प्रोग्राम करवा दो, तो हमको सर 15-20 ज्ञापन देने पड़ते हैं। उसके बाद भी हमें मिलती है सिर्फ ताने कि तुम लोग मतलब कुछ नहीं करो। पानी के लिए सर जो हम लोग DSW कार्यालय गए, उनसे कहें कि सर वाटर कूलर में कीड़े आते हैं, तो वो कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय पानी पीने की जगह नहीं है, आप घर से पानी लेकर के आओ, यहाँ पे पानी नहीं पिया जाता है, आपको जो भी करना है बाहर करो। सर 24 घंटे हम लोग गए कि लाइब्रेरी को आप 24 घंटे ओपन करो, हम लोग पढ़े, तो वो कह रहे हैं कि 8 घंटे करते हैं, उसको किए, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि 24 घंटे लेकर पढ़ कर क्या करोगे, कौन सा कलेक्टर बनना है तुमको, आप बताइए सर। अब हमारे इलाहाबाद से सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सर इतने सारे प्रधानमंत्री निकले, इतने मुख्यमंत्री निकले, और वहीं पे छात्र संघ को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि गरीब घर के लड़के कभी भी राजनीति में ना आ पाए और बड़े घर के लड़के आकर के जो है उसको सत्ता संभाले। हम लोग हमेशा सर गुलामी करें, हमारी मानसिकता ऐसी बना दी जा रही है। और अगर आप कुछ भी बोलो तो उनके से संघ के गुंडे पाल रखे हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है सर, आपने भी कमेंट किया था उस पर सर, आपकी आवाज़ उठाए हमारे लिए सर, फिर से धन्यवाद सर। हमारे साथी आशुतोष मौर्य, सौरभ गढ़वाल, शिवम यादव, ये लोग बैठे थे सर, हम लोगों पे सर पीछे गेट से जो उनके जो प्रॉक्टर सोकल जो गार्ड उनके होते हैं, जिनमें किन्हीं का नेम प्लेट नहीं लगा सर, हम लोग अगर 10 बार आन जान करेंगे, हमें 10 बार दिखाना, उनमें से किन्हीं का नहीं है सर। वो पीछे वाले गेट से सर कम से कम 60 से अंदर लड़के भेजे, और उसके बाद वो आए और बड़बत्ता से हमसे झगड़ा हुआ सर, हम लोगों से सर, मतलब उनकी हाथापाई, मतलब हम लोग बैठे थे, हमारा सारा सामान छीन लिया गया, हम लोग को भगा दिया गया, हम लोग को मजबूरन सर वहाँ पे पीछे पुलिस भी खड़ी थी सर, हमारे यूनिवर्सिटी की थाना है सर, 2 पुलिस वाले पीछे खड़े हैं, और वो 2 लोग थे सर। और दिन जब हम लोग रहते हैं तो वहाँ पे सर 3-3 गाड़ियाँ आकर के लगती हैं, ऐसे लगता है कि हम लोग कोई आतंकवादी बैठे हैं, अंदर जा करके क्या ही कर लेगा ये लोग। और सर उसके अलावा सर हेल्थ फैसिलिटी पे हम लोग आते हैं तो उसके लिए आप आवाज़ उठाए तो बोलता है कि सरकार बाहर रखा है ना, बाहर जाओ आप। हमारे पास सर मतलब कहने को वहाँ पे शिक्षा से लेकर के सर जो नियुक्तियाँ जो होती हैं सर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। आप सवाल करोगे आपकी डिग्री रोक दी जाएंगी। अभी हमारे साथियों पे सर मुकदमे कर दिए गए, अभी हम दोनों यहाँ पे हैं, हो सकता है कल पे हम दोनों पे मुकदमा होगा। बिल्कुल सर, ये वहाँ का नियम है सर। सर हम कह देना चाहते हैं, बिल्कुल सर हम कह देना चाहते हैं सर, हम गांधी के अनुयायी थे, गांधी के अनुयायी है, गांधी के अनुयायी रहेंगे, और उन संघी या कोई भी हो सर, हम डरने वाले नहीं है। आइडियोलॉजी से समझौता सर जीवन में कभी नहीं होगा। हम पहले भी आपके खिलाफ थे, हम पहले भी अन्याय के खिलाफ थे, हम आज भी है सर, हम आगे भी रहेंगे। और सर आपके साथ के लिए सर फिर से हमारे सभी पूर्वांचल के साथियों की तरफ से सर एकदम फिर से धन्यवाद सर, आप हमारे लिए आए सर, धन्यवाद सर। बहुत अच्छा बोले आप। सर मेरा नाम कुणाल कुमार पांडे है सर, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 3य वर्ष का छात्र हूं सर। सर हमारे विश्वविद्यालय में सर जो सीटें हैं उसमें 50% की कटौती कर दी जाती है, और हमारा जो फी है सर उसे एक बार में 400% की बढ़ा दिया जाता है, और प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि की जाती है। सर इसी के विरोध में हम लोग पिछले 30 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर हमें विश्वविद्यालय में धरना नहीं देने दिया जाता है सर, और सर हमें कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और सर हमारे जो VC मैम है सर, वो जो छात्र धरना प्रदर्शन करते हैं सर उन पर FIR कर देती है। हमारे 5 साथियों पर FIR कर दिया गया है और उन्हें विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश मना कर दिया गया है सर। हम इससे बहुत पीड़ित हैं सर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी छात्र बहुत उम्मीद से आपके पास आए हैं सर। मुझे पता है मैं यहाँ से जाऊंगा, कल मेरा भी निलंबन हो जाएगा, मेरे पर भी FIR हो जाएगा, लेकिन मैं अपने VC मैम से कहना चाहूंगा, मैम मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, ना मैं निलंबन से डरता हूँ, ना मैं AK-47 से डरता हूँ। जो मेरा हक है, जो मेरा अधिकार है, मैं वो लेकर रहूंगा, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम इस धरने से नहीं उठेंगे। शाबाश, धन्यवाद सर। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू।
अब मुझे बुला लो, मैं आ जाऊंगा। हाँ, अलंकार है, मुझे बुला लो, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, घबराओ मत। वेरी गुड। तो ये थी बिहार और उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की आवाज। अब मैंने आपसे कहा कि आपने अंधेरे में टॉर्च जला दी, आपने हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को जगा दिया। आप सब अब बात समझ गए हो। मैंने आपसे सिस्टम की बात की। हम नफरत से और हिंसा से कभी काम नहीं करेंगे। हिंदुस्तान का कल्चर सत्य और अहिंसा का है, नफरत का नहीं है। और एक भी स्टूडेंट के दिल में नफरत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए। मैंने आपको पिछली स्लाइड में मोदी जी की फोटो दिखाई, अमित शाह जी की फोटो दिखाई, अदानी जी की दिखाई, मोहन भगवत की दिखाई, मगर नफरत नहीं करनी है, सिस्टम बदलना है। प्यार से, मोहब्बत से, नफरत से नहीं। सिस्टम को खत्म, टाटा बाय बाय करना है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, इस रिस्पांस के लिए धन्यवाद। और जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको आप करिए। मैं आपके साथ उसमें खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। है जैसे सर ने कहा, खत्म टाटा बाय बाय बाय। बाय, खत्म टाटा बाय बाय। और बदलाव तो आ रहा है सर, और आएगा भी। आज क्या है, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, एक जेनजी मोमेंट हम आपके साथ क्रिएट कर लें, बताइए, है ना? हाँ। क्या है, जेनजी में सेल्फीज बड़ी कॉमन है। चलिए, फोन है, ये हमारा फोन तैयार है सर, हम सब तैयार है सर के साथ सेल्फी के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। लवली। एक बार थोड़ा सा और शोर मचना चाहिए एवरीबॉडी। One last message. One last message. You are India's spirit. You are India's future. You are the most beautiful youngsters in the world. You cannot allow yourself to hate. You cannot allow yourself to be violent. You are loving यूथ। मोहब्बत की दुकान खोलनी है आपको, प्यार के साथ लड़ना है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज, छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज। हमें सुधारनी है गलतियां बिके हुए ईमान की, हमें उठानी है वो बात जो युवा के सम्मान की, हमें संवारनी है राह कल के हिंदुस्तान की। बहुत हुआ चलो युवा, हाथ से हाथ जोड़ के, जंजीर अन्याय की तोड़ के, झूठ तेरे सब धोखे और नहीं अब चल पाएंगे। कर युवा ख्वाब ये जल जाएंगे, सिंहासन वो हिल जाएंगे। युवा ख्वाब ये जल जाएंगे, सिंहासन वो हिल जाएंगे। छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज, छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज। सिस्टम बदलने के लिए